जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और न्यू कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। आज हमने नया कंसेप्ट स्टडी करना है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक इम्पोर्टेंट लेकिन लेंथी कंसेप्ट है। आज ये कंप्लीट नहीं हो सकेगा। इसको लगभग 50% के करीब हम आज कवर करेंगे, कंप्लीट होगा ये कल। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कुछ सीखा? प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा हमने? टाइप्स ऑफ कंपनी तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद रजिस्ट्रार के बारे में स्टडी किया था, कमीशन के बारे में स्टडी किया था। दो टर्म्स खास तौर पे जिन स्टूडेंट्स को ये दो टर्म्स एज इट इज याद हैं, इसका मतलब है उन्होंने अभी तक का कंपनी लॉ जो है उसके ऊपर ग्रिप हासिल कर ली। जिसको नहीं याद, इसका मतलब है अभी 50-50 है। स्पेशल रेजोल्यूशन और मेंबर, किन स्टूडेंट्स को ये दोनों टर्म्स कंप्लीटली याद हैं? मेंबर्स की डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन के 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट सबको याद होगा, 3/4 मेजॉरिटी वाला। लेकिन उसके बाद जो 3 पॉइंट्स हैं ये सिर्फ पास होने वाले स्टूडेंट्स को याद होंगे। कितने स्टूडेंट को स्पेशल रेजोल्यूशन की कंप्लीट डेफिनेशन चारों पॉइंट्स के साथ याद है? कितने? शाबाश। 2 4 8 9 10 11 12 15। और कितने स्टूडेंट्स को मेंबर की डेफिनेशन के तीनों पॉइंट्स याद है? मेंबर की डेफिनेशन में भी एक ही पॉइंट याद होता है, क्या? कौन सा? शेयर होल्डर वाला। बाकी 2 पॉइंट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को याद हैं जो पास होना। असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया? हाथ उठाएं जरा। असाइनमेंट क्यों नहीं किया? असाइनमेंट भाई परसों भी दोनों की प्रॉब्लम थी, कोई ना कोई एक्सक्यूज ही दिया था, है ना? क्यों नहीं करते असाइनमेंट? क्यों नहीं करता? ये आपका दोस्त है, ये दोस्त है, आप क्यों नहीं करता ये असाइनमेंट? कल से करेगा, पक्की बात, आपकी जिम्मेदारी है। कल दोनों को सजा मिलनी है वरना। शाबाश। इधर असाइनमेंट किया आपने? असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने? असाइनमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? कब करेंगे असाइनमेंट करना? आपकी असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर आपकी? आपकी एक कॉर्नर वाली बहन, हाँ जी, असाइनमेंट किधर आपकी? असाइनमेंट किया आपने? भैया असाइनमेंट किया? असाइनमेंट क्यों नहीं किया? असाइनमेंट लेट आया था। असाइनमेंट तो हमने एंड पे दी थी। पेज जाते हुए ले लिया अगर भाई से ना, अगर मिले आपको, फर्ज कीजिए तो नीचे टीयर रूम में भाई होते हैं, टीयर रूम में ले लिया करें उनसे। खुद किसी दिन छुट्टी करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं ऐड, तो उसमें देखा ही नहीं उसको। क्या करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जाके? क्या करते रहते हैं आप? नहीं, हमारे मैसेज नहीं देखते? ओके, देख लेते। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन 11, Care under the provisions of the company that 2017 discuss how a person may become a member of the company। कंपनी का मेंबर कैसे बन सकता है? सिर्फ 3 अल्फाज बता दीजिए, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं पूछा, 3 अल्फाज। सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर और गारंटर। शाबाश। शेयर होल्डर कौन? जो कि कंपनी के शेयर्स एक्वायर करता है, उसे अलॉट हो जाते हैं, यानी उसके नाम पे ट्रांसफर भी हो जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ उसने एप्लीकेशन डाली हुई है, नहीं नहीं। कब मेंबर बनेगा? जब उसको शेयर्स अलॉट ट्रांसफर हो जाएंगे, वो मेंबर बन जाएगा। दूसरा, जब कोई लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है, उसमें तो शेयर्स होते ही नहीं है, तब कैसे मेंबर बनेंगे? अक्सर शेयर नहीं होते लिमिटेड बाय गारंटी में। तब वो एग्री करेगा कि वो शेयर्स नहीं खरीदेगा, लेकिन एग्री करेगा क्या? कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो उसके एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेगा एक सर्टेन अमाउंट तक, वो एग्री करेगा। ये एग्री करने से वो क्या बन जाएगा? मेंबर। लेकिन एग्री कहाँ करना है? किस डॉक्यूमेंट में करना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कहाँ लिखना है? जिस डॉक्यूमेंट में से क्या कहते हैं? मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम से मुझे याद आया, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? आप ये बहन जी सेंटर वाले बताइए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन क्या होते हैं? हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन जो जिनके मुताबिक एक कंपनी बनती है और आगे चलती है। रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके मुताबिक कंपनी बनती है, आगे वो रूल जिनके मुताबिक कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, वो मेमोरेंडम में लिखे होते हैं। और वो रूल्स जिनके मुताबिक कंपनी चलती है, वो कहाँ लिखे होते हैं? आर्टिकल्स में। शाबाश। 2 एग्जांपल्स हो गई, शेयर होल्डर वाली हो गई, गारंटर वाली हो गई। एक चीज लिखी थी, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर किसको बोलते हैं? सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम।
जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं। लेकिन ये याद रखें, ये जो सिग्नेटरी होते हैं ये सिर्फ उस वक्त के लिए होते हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रही होती है, तब उनको बोलते हैं सब्सक्राइबर। जब कंपनी एक दफा रजिस्टर हो जाए फिर वो सब्सक्राइबर मजीद ऐड नहीं हो सकते। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के नीचे साइन करते हैं। हर डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट के नीचे साइन करना जरूरी होता है ना। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, क्या इनके नीचे साइन करना जरूरी है? जो लोग साइन करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर, ठीक है। ये वो यूट्यूब वाला सब्सक्राइबर नहीं है। ये कौन सा सब्सक्राइबर है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नीचे साइन करते हैं। सब्सक्राइबर इज इक्वल टू सिग्नेटरी। चलिए, मेंबर कितने तरीकों से बन सकते हैं ये समझ आ गया? मैं तो समझ रहा था आज तक के मेंबर बनने का एक ही तरीका है कि कंपनी के शेयर्स खरीद ले। आज मुझे आपने बताया कि सर शेयर्स के अलावा भी दो तरीके हैं। यानी क्या मैं कंपनी का शेयर खरीदे बगैर उसका मेंबर बन सकता हूं? आपने बोला बिल्कुल बन सकता। मुझे दो तरीके बताए, एक सब्सक्राइबर वाला, एक गारंटी वाला। ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट, under the provisions of the company that was briefly describe the term special resolution। 4 पॉइंट्स हैं। 4 है। कोई स्टूडेंट जो मुझे 3 ही पॉइंट बता दे? चले 3 पॉइंट बता दे क्लास में, शाबाश। 3/4 मेजोरिटी वोट करे, प्रेजेंट हो फिर भी चलेगा, प्रॉक्सी के जरिए आए फिर भी चलेगा, पोस्टल बैलेट के जरिए आए फिर भी चलेगा। बल्कि एक बात उसने नहीं लिखी, वीडियो लिंक के जरिए वो भी चलेगा। इसलिए क्यों नहीं लिखी वो भी सुन लें। वीडियो लिंक को भी प्रेजेंट समझा जाता है। वीडियो लिंक को भी प्रेजेंट समझा जाता है। जो हमारी अगर कभी हाइब्रिड क्लास हो तो साथ वाली क्लास के साथ एक लिंक वीडियो इधर शेयर हो रहा होता है ना। तो क्या वो क्लास में हम उन्हें प्रेजेंट समझ सकते हैं? वो इस क्लास में तो नहीं है जिस क्लास में फिजिकली टीचर मौजूद है। कभी कभार टीचर चक्कर लगा लेता होता है, फिजिकल तो मौजूद नहीं है, लेकिन क्या उन्हें भी कॉलेज में प्रेजेंट समझा जाएगा? बिल्कुल समझा जाएगा। बल्कि इवन आपको पता है ऑनलाइन भी कुछ क्लासेस अटेंड करते हैं, ठीक है, कॉलेज में नहीं, अपने घर में बैठे हुए हैं, लीगली उनको भी प्रेजेंट समझा जाता है। आप अक्सर कभी न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो देखा होगा वो किसी कैदी की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए से लगाई गई, तो वो कैदी जेल में बैठा होता है और जज उधर अपने चैम्बर में फॉर एग्जांपल होगा, कोर्ट में होगा, लेकिन उसकी हाजिरी लग जाती है। क्या उसे प्रेजेंट माना जाता है? बिल्कुल, ये वीडियो लिंक फैसिलिटी है। और इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज हो सकते हैं? व्हाट्सएप भी, उसके जरिए से भी वीडियो लिंक क्रिएट हो सकता है। जूम एक बड़ा अच्छा एक टूल्स है, जूम समझ ना सॉफ्टवेयर, हाँ, उसके जरिए से। और इसके अलावा भी कुछ और टूल्स हैं जी। बिल्कुल। तो ये हमारा पहला इन्होंने बताया 3/4 मेजोरिटी। दूसरा उन्होंने बताया प्रेजेंट, प्रॉक्सी या पोस्टल बैलेट। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, नोटिस कितने दिन पहले दिया जाए? एट 21 डेज। 3/4 अहम था, प्रेजेंट 3/4 प्रेजेंट, और फिर उसके बाद 21 डे। की वर्ड्स है ना याद करने के लिए, जाहिर है आगे पूरा सेंटेंस तो आप लिख ही लेंगे। और फिर लास्ट क्या है? अहम एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस। और याद रखें जिस कंसेप्ट के साथ एक्सेप्शन होती क्या, ये तो आपको पता होगा, बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा आपने, कि वो सिचुएशन जिसमें मेन रूल अप्लाई नहीं होता उसे एक्सेप्शन कहते हैं। मेन रूल क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस भेजो। लेकिन सम टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन करने पड़ते हैं, उनके लिए नॉर्मल प्रोसीजर से हो सकता है हटके कोई काम करना पड़े। तो इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में लेस देन 21 डेज का नोटिस भी दिया जा सकता है। आप में से कितने लोगों को यह बात पता थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए लेस देन 21 डेज का नोटिस भी दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन शर्त है उसकी भी, क्या? सारे मेंबर्स एग्री करें तो फिर मीटिंग कॉल। एक मेंबर भी कहते ना नहीं मैं नहीं आ सकता, फिर नहीं।
क्लियर हुई है? इसका मतलब ये हुआ कि जो लेस देन 21 डेज वाला नोटिस है ना, मुझे लग रहा है ये रिक्वायरमेंट छोटी छोटी कंपनीज में तो पूरी हो सकती है, बड़ी कंपनी में जिसमें सैकड़ों मेंबर्स होंगे ना, जैसे उसमें मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको कोई ज़रूरी काम होगा उसने। बहरहाल ये क्लियर हो गया जी। स्पेशल रेजोल्यूशन 4 पॉइंट्स, मेंबर के 3 पॉइंट्स। आगे चलते हैं। ये ले, ये छोटी छोटी केस स्टडीज सी आ गई। मेंशन द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्सन, दैट इज वेदर मेंबर आर शेयर होल्डर आर बोथ आर नन। ये तो उसी तरह का क्वेश्चन हो गया जैसे उसने पूछा था, बताइए मेंशन द स्टेटस ऑफ कंपनीज वेदर बॉडी कॉर्पोरेट आर कंपनी आर बोथ आर नन। वो सवाल याद है कि नहीं याद? उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दिल इज ए मेंबर ऑफ एबीसी गारंटी लिमिटेड, एबीसी गारंटी लिमिटेड विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। ये क्यों लिखा विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल? इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी कंपनी लिमिटेड में गारंटी का शेयर कैपिटल हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, अक्सर नहीं होता, कम होता है, लेकिन हो सकता है। और अगर कभी हो ना तो फिर उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी एक नहीं डबल हो जाएगी। वो कैसे? उसमें अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर वाला रूल भी लगेगा और अमाउंट गारंटीड वाला रूल भी लगेगा। ठीक है, लेकिन कह रहे इसका तो शेयर कैपिटल है ही नहीं। ठीक है, अदील हैज गारंटी टू कंट्रीब्यूट एन अमाउंट अप टू ₹1 million इफ नीडेड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। बताइए क्या मेंबर है? बिल्कुल है, गारंटर है तो मेंबर है। क्या शेयर होल्डर है? नहीं है, मेंबर नहीं है, सॉरी मेंबर है। क्यों? आगे रीजन लिखेंगे, बिकॉज ही एग्रीज टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। दूसरी चीज क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर नहीं है, आगे रीजन लिखेंगे क्यों? बिकॉज कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। डन? कोई प्रॉब्लम है में? B. Maria along with other members of her family subscribed a memorandum for registration of company XYZ Private Limited. Subscribed, सबसे अहम लफ्ज क्या है? अंडरलाइन कर रहे हैं इसको। The company has been registered but share certificate have not been printed and allotted yet. कंपनी रजिस्टर हो गई है, सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं हुए। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में और सर्टिफिकेट इशू होने में थोड़ा टाइम होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये मेंबर है मारिया? मारिया मेंबर है? बिल्कुल है। क्या मारिया शेयर होल्डर है? मारिया शेयर होल्डर नहीं। क्यों नहीं है? शेयर सर्टिफिकेट अभी इशू ही नहीं किए। डन? कोई प्रॉब्लम? चलिए ये ले, खत्म। ये तो 2-3 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे 3 थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट। अच्छा, दुनिया में अक्सर जो बिजनेस होते हैं वो प्रॉफिट पर्पस के लिए होते हैं, ऐसा ही है? ओके, जायज तरीके से प्रॉफिट अर्न करना ये भी सवाब का काम है, रिज़्क़ हलाल। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हम काम भी करेंगे लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं। हम क्या करेंगे? लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो कुछ स्टूडेंट के ज़हन में एक मिसकंसेप्शन होती है कि शायद ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये उनके नेचर ऑफ ऑपरेशन से डिसाइड होता है। जैसे उनसे पूछे कि नॉट फॉर प्रॉफिट की एग्जांपल दे, वो कहते हैं कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इस तरह की एग्जांपल। ये कंसेप्ट गलत है कि नेचर ऑफ ऑपरेशन से डिसाइड करे कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। नहीं, आपने जो पर्पस है ना, जिस पर्पस के लिए वो बना है उससे डिसाइड करते हैं। वरना तो हॉस्पिटल भी आपको होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्रॉफिट अर्न करना पर्पस होता है, उसमें भी कबाहत उसमें भी नहीं है, लेकिन उसको हम कम से कम नॉट फॉर प्रॉफिट ना कहें, फिर वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? जिनका मकसद लोगों की हेल्प करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट पर्पस नहीं है, सोसाइटी को सर्व करना है।
उसमें कोई अच्छा काम, जैसे क्या अच्छा काम हो सकता है बताइए? हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना फ्री, शाबाश। एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, शाबाश। कहीं पे कोई डिजास्टर आ जाए तो उसमें जो अफेक्टेड पीपल है उनकी हेल्प करना, बिल्कुल ठीक है। जो पुअर सोसाइटी के लोग होते हैं उनको जो लिविंग के लिए गुड्स प्रोवाइड करना, ये और इस तरह के ऑब्जेक्टिव। कोई किसी स्पेसिफिक पर्पस को प्रमोट करना, जैसे साइंस आर्ट्स वगैरह को, ठीक है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ये डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी? लोगों, भाई इस बात से तो कोई भी नहीं रोकता कि आप कोई अच्छे काम के लिए, अच्छी एक्टिविटी के लिए कोई काम कर, ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती थी इसको सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के तौर पे चलाया जाता था, यानी बगैर किसी जगह रजिस्टर किए बगैर। तो इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि लोगों से डोनेशन है। अब देखिए, जिन लोगों ने ये बिजनेस रन किया है ना, खुद तो प्रॉफिट लेना नहीं, असूली तौर पे उन्हें खुद तो नहीं प्रॉफिट लेना चाहिए। लोगों की डोनेशन आई और उन्होंने वो आगे जो भी इनका पर्पस था उसके मुताबिक उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। सम टाइम ऐसा होता था कि बिजनेस एक्टिविटीज कम हो जाती थी, लोग डोनेशन नहीं देते थे, तो कुछ अरसे के बाद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है फिर बंद करना पड़ती हैं। लेकिन जब वो बंद करते थे तो कुछ पेंडिंग एक्सपेंसेस होते थे, जैसे सैलरीज वगैरह पे करने हैं, जैसे बिल वगैरह पे करने हैं। अब ये पेंडिंग एक्सपेंसेस तो वो जिन लोगों ने रन कर रहे थे उनको पे करने हैं। उनसे पूछा जाए, वो कहते थे सर हमारे पास डोनेशन आती थी, उसमें से ये एक्सपेंसेस निकल जाते थे, अब डोनेशन ही नहीं आ रही, हम एक्सपेंसेस कहाँ से पे करें? तो लॉ ये कहता था अपने घर से लेके आओ पैसे। लेकिन जो आपकी लाइबिलिटी है बिजनेस की, जो बिजली के बिल वगैरह हैं आपने अदा करने हैं, टैक्सेस हैं, फर्ज कीजिए अगर कोई हैं अदा करने हैं, तो वो आपको जो भी ड्यूज हैं वो तो पे करना पड़ेंगे। रेंट है बिल्डिंग का, वो पे करना पड़ेगा। नहीं है आपके पास डोनेशन, तो घर से पैसे लेके आओ। तो वो बेचारे एक तो नेक काम के लिए उन्होंने अपना टाइम लगाया, और फिर उसके बाद उनको बजाय ये कि उनको कुछ अप्रिशिएट किया जाता, उनसे क्या कहा जा रहा है, घर से पैसे लेके आओ। उनके लिए तो नुकसान की बात हो गई कि नेकी करने निकले थे, अब ये पल्ले से पैसे जा रहे हैं। अब ये इन्हें क्यों लॉ ने कहा कि जब अपने घर से पैसे लेके आओ, जो बिल्डिंग की पेंडिंग लायबिलिटी, जो बिजनेस की पेंडिंग लायबिलिटी से पे करो, क्यों कहा लॉ ने? क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो फिर अगर इसी तरीके से काम चलेगा तो फिर तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, हो सकता है कम कर दें, लोग डिस्करेज हो। तो लॉ ने एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या निकाला? उन्होंने कहा कि ऐसी एसोसिएशन मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सेटअप जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हम एक ऑप्शन देते हैं, क्या कि वो अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर करवा लें विद लिमिटेड लायबिलिटी हमारे पास। हम उनको कुछ शराइत के साथ क्या करेंगे, कुछ शराइत के साथ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे रजिस्टर कर लेंगे। इसके कुछ बेनिफिट्स तो उसने लिखे हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी बेनिफिट्स है प्रैक्टिकली। जैसे एक बेनिफिट जो उसने नहीं लिखा हुआ वो ये है कि आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है आसानी से, ठीक है, क्योंकि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है और आप रजिस्टर्ड है, तो एफबीआर के पास आप जाते हैं, अपना केस फॉरवर्ड करते हैं, हाईली चांसेस हैं कि आपको एग्जेम्पशंस मिल जाएगी, इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फायदे, लेकिन उसने जितने फायदे बोले हम तो उतने ही पढ़ेंगे। तो बहरहाल आप मुझे यह बताइए, एससीसीपी ने जो ऑप्शन थी ऐसे लोगों को जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे काम करना चाहते हैं कि आइए और लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर ले, बताइए ये ऑप्शन गुड है या बैड? गुड है, अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो चल, बिल्कुल अच्छी ऑप्शन है। कल कला को फर्ज कीजिए कि कोई ऐसे एक्सपेंसेस हो गए जो कि उनकी एसोसिएशन पे नहीं कर पाती, तो वो पर्सनली वो भी पे करने के लायबल नहीं होंगे। ये बात समझ आ गई, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कंसेप्ट। लेकिन याद रखें इसमें सबसे अहम चीज क्या, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन बेनिफिट भी है, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। और मजे की बात और बताऊं, इससे भी मजे की बात कि लायबिलिटी तो लिमिटेड हो ही जाएगी, एससीसीपी ने कहा मेरी तरफ से भी एक तोहफा कबूल करें, क्या कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, अच्छा काम करने जा रहे हैं, एक चीज तो ये होगी आपकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड,
दूसरा तोहफा मेरी तरफ, वो क्या? अमूमी कंपनी के लिए अपने नाम के एंड में लफ्ज लिमिटेड लिखना जरूरी है, ताकि लोग जो लेन देन करने वाले हैं वो दूर से ही होशियार हो जाएं, अलर्ट हो जाए, वार्न हो जाए। किस चीज पे? भाई जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अगर बिजनेस को नुकसान हो गया मुझे पैसे कोई नहीं मिलने वाले। अलर्ट हो जाए, और अलर्ट दूर दूर से ही वो यू टर्न मार के निकल जाए। ऐसे है ना, जो थोड़े जरा बहादुर होंगे, रिस्क टेकिंग अप्रोच वाले, वो डील करेंगे, जो मुख्तार रह के चलना चाहते हैं वो निकल जाए। ऐसा ही है। लेकिन एससीसीपी ने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को कहा तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है। क्या? तुम अपने नॉर्मल कंपनी के लिए अपने नाम के साथ एंड में वर्ड लिमिटेड लिखना जरूरी है, जिससे सारे नहीं लेकिन कुछ लोग जो है अलर्ट होके वो दूर से निकल जाते हैं। लेकिन तुम्हें तोहफा दे रहे, क्या? अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड ना लिखो। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए अपने नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड लिखना जरूरी नहीं है। नहीं लिखना, उसने लिखना ही नहीं, वो कंसेप्ट बनाए, लिखना ही नहीं। अब बताइए, है भी अजीब बात नहीं है भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन नाम के साथ वर्ड लिमिटेड। देखिए सहूलत है कि नहीं है? प्रिविलेज दी गई कि नहीं दी गई कमीशन की तरफ से? बिल्कुल दी गई। कमीशन ने कहा भैया मैं तो इतना ही कर सकता था आपके लिए, ठीक है, मैं कोई लाख 2 लाख आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ। तो बताइए ये एक प्रिविलेज है कि नहीं? बल्कि 2 हैं। पहली प्रिविलेज क्या थी? लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरी प्रिविलेज क्या है? नाम में लफ्ज लिमिटेड भी ना लिखो, ताकि लोग समझे इसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है ना, और आके इन्वेस्ट करें या डोनेशन करें या डील करें या उधार पे जो चीजें लेनी देनी है वो करें। ये बात समझ आए? लेकिन एक चीज के ऊपर आपने गौर नहीं किया। क्या? एससीसीपी ने एक बात बोली थी, बताया क्या बोली थी? शरायत के साथ ये चीज कंडीशन। तो वो कंडीशंस क्या है? आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज यही होगी कि वो कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं। कंडीशन रजिस्ट्रेशन की क्या है? पहले तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है? क्या कहता है? वो कहता है अगर एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं, पर आम जबान में अकाउंटेंट की लैंग्वेज में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है, किसके तौर पे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे। तो क्या करे? एससीसीपी से एक स्पेशल लाइसेंस ऑब्टेन करे। नॉर्मल कंपनी ने रजिस्टर होना गैस करिए किसके पास जाती है? रजिस्ट्रार के पास। अब ये स्पेशल केस आ गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्टर होना है किसके पास जाए? कमीशन के पास। कमीशन कहने लगा बेफिक्र रहो, लाइसेंस मिल जाएगा, कुछ शराइत हैं, पहले मेरी शर्तें सुन लो। अगर तो वादा करते हो कि सारी उम्र इन शर्तों की पाबंदी करोगे, वादा करते हो तो लाइसेंस देता हूं, वरना लाइसेंस कोई नहीं। हमने कहा शराइत बताओ एक एक करके, और आपने मुझे बताने आप मानते हैं कि नहीं इनको। पहली चीज कह रहा है ये जो तुम लोगों की एसोसिएशन या अब पब्लिक कंपनी बनने जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मकसद होगा यूजफुल सोशल ऑब्जेक्ट्स। क्या पर्पस होगा? यूजफुल सोशल। ये सोशल एक्टिविटी के तौर पे काम करेगी, सोशल प्रोजेक्ट्स में काम करेगी, कमर्शियल में नहीं। जैसे एजुकेशन को प्रमोट करना हो, जैसे रिलीजन को प्रमोट करना हो, जैसे स्पोर्ट्स को, हेल्थ को, चैरिटी वगैरह को प्रमोट करना हो, ये सारे सोशल पर्पस होने चाहिए, कोई कमर्शियल पर्पस नहीं होना चाहिए। ये ना हो किसी जगह ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हों और आपके पास डोनेशन आई हो और आप कहें चलो ज़रा ये बिजनेस है, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट ही होगा। हालांकि चाहे उससे प्रॉफिट हुआ और आपने वापस इन्वेस्ट कर दिया, खुद नहीं रखा, लेकिन स्टिल आपने गलत किया, क्योंकि पैसा सारा एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का किधर जाना चाहिए? उसी सोशल प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इसमें तो नुकसान भी हो सकता था। तो इसीलिए पहला, आप आइंदा से जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सोशल ऑब्जेक्ट के अंदर रह के करेंगे। और ये भी नहीं है कि जो सोशल ऑब्जेक्ट 4-5 दिए हुए ना
तो जिसमें जब मर्जी इन्वेस्ट करते हैं, नहीं स्टार्ट में डिसाइड करना है, स्टार्ट में डिसाइड करना है। जैसे फर्ज कीजिए कि आप कोई स्टूडेंट मुल्तान से आया फॉर एग्जांपल, और वो कहता है कि सर मुल्तान के कोई उधर रूरल एरियाज़ है, वो हमारे गांव के करीब, तो मैं ये चाहता हूँ जो मेरा गांव है और उसके इर्द गिर्द के 2-3 गाँव हैं, वहाँ पे लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। उसके लिए अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनती है, तो मुझे बताइए क्या वो एसोसिएशन एजुकेशन के अलावा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है? नहीं, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव में नहीं है। क्या वो उस एरिया जिसके लिए स्पेसिफिकली बनी है उसके अलावा अदर एरियाज को सर्व कर सकती है? नहीं कर सकती, कानूनी तौर पे गलत है। तो या तो आप रजिस्टर करवाते हुए कहें ना पूरा पाकिस्तान या हर तरह की सर्विस, तो फिर ठीक है, लेकिन रजिस्टर करवाते हुए जो पर्पस आपने डिसाइड कर लिया, अगर कोई एक पर्पस डिसाइड किया, याद रखिए फिर चाहे बाकी काम अच्छे क्यों ना हो वो आप नहीं कर सकते। क्लियर? आगे चलते हैं, उसे बोलते हैं अल्ट्रा वाइज। अल्ट्रा वाइज मतलब बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द परमिशन, काम आपने नहीं करना चाहे अच्छा क्यों ना हो। पहली कंडीशन से एग्री करते हैं, मानते हैं। इमेजिन करें कि आप ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन, भैया ये जो बिजनेस करेंगे ना तो इसमें आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा, प्रॉफिट ज्यादा चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी डोनेशन है, आपने कौन सा कोई चीजें बना के बेचनी है, बना के बेचने में नुकसान का खतरा भी होता है, तो ज्यादा चांसेस है सरप्लस होगा। प्रॉफिट कहना गलत है, सरप्लस होगा। ठीक है? क्या वो डिविडेंड के तौर पे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? नहीं, क्योंकि कंपनी मेंबर्स को सर्व करने के लिए नहीं बनी। किसके लिए बनी है? तो डिविडेंड अपने मेंबर्स को नहीं देना। तो फिर दूसरा सवाल, डिविडेंड का करना क्या है? उसी ऑब्जेक्ट्स में री इन्वेस्ट कर देना है। यानी अगर एक साल में मेरे पास सरप्लस ज्यादा आया, डोनेशन लोगों ने ज्यादा दी, खर्चा कम हुआ, साल के एंड में मुझे पता चला बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूं कि हम मेंबर मेहनत करते हैं, डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ये बहुत बड़ी शर्त है। इसका मतलब ये हुआ आप 1 रुपया डिविडेंड के तौर पे नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई सैलरी ड्रॉ करा, अब रास्ता तो जाहिर है साइंसदानों ने निकाला होता है, वो कहते हैं सर हम मेंबर के तौर पे डिविडेंड नहीं ले रहे, हम तो सैलरी ले रहे हैं कंसल्टेंट के तौर पे फॉर एग्जांपल। लेकिन वो फिर कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है, वो भी केस पकड़े जाते हैं अगर इस तरह की। तो ये बात समझ आती है, एग्री करते हैं डिविडेंड मना होना चाहिए। फिर तो डिविडेंड मना है, डिविडेंड सरप्लस डिविडेंड के तौर पे नहीं दे सकते, क्या करे? अप्लाइज प्रॉफिट इन इट्स ऑब्जेक्टिव, उन्हीं में री इन्वेस्ट करे। और ये तो अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट या एक्टिविटीज पाकिस्तान के या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। बाज़ का तो होता है ना, आपने अक्सर सुना होगा अखबारों में शायद या खबरों में कि एनजीओज गैर मुल्की एजेंडा पे काम कर रही थी। बाज़ का ऐसे होता भी, एनजीओज होते हैं, फॉरेन फंडिंग आती है उसके, अब जो बेसिकली फॉरेन फंडिंग जो है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना चाहिए सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही है। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग अपने कुछ और हिडन पर्पजेस के लिए डोनेशन दे के यहाँ पे लोगों को डोनेशन की शक्ल में अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मीट करवा सकते हैं। वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो समटाइम इस तरह के काम करते हैं। तो बहरहाल, तो ऑब्जेक्ट क्या और एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? लॉ और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। नेशनल इंटरेस्ट है ये, नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल। ठीक है? नेशनल इंटरेस्ट, क्लियर जी? फिर इसके बाद आगे मेमोरेंडम और आर्टिकल जो होगा ना एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का, आम कंपनी की तरह नहीं होगा, इसका अलग से स्पेशल फॉर्मेट होगा उसके मुताबिक, क्योंकि कंपनी भी स्पेशल टाइप की है। और अगर एससीसीपी चाहे तो ये 5 के अलावा कोई मजीद भी कंडीशन ऐड करना चाहे तो कर सकता है। भाई मंजूर है तो बोले। यानी एक दफ़ा आपकी कंपनी रजिस्टर होगी ना, 2 साल बाद एससीसीपी को ख्याल आया कि नहीं ये 3 कंडीशन मजीद ऐड करना चाहिए, तो एससीसीपी कह रहा है मैं ऐड कर दूंगा, उस वक्त आपने इतराज़ नहीं करना। डन जी? कंडीशन मंजूर है आपको? पहली कंडीशन क्या?
पर सोशल पर्पस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तीसरी कंडीशन क्या, री इन्वेस्ट करना है। चौथी कंडीशन क्या, नेशनल लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ, लॉ और इंटरेस्ट के खिलाफ, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। और जब चाहे कमीशन एडिशनल कंडीशन ऐड कर सकता है। ओके चलिए ठीक है, अगर तो आपको मंजूर है आप कोई कंपनी रजिस्टर कर दी जाएगी। जब कंपनी रजिस्टर कर दी गई तो फिर फायदा क्या हुआ, प्रिविलेजेस ये हुए कि अब हालांकि आपकी पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड ऐड नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। ये भी बेनिफिट, दोनों प्रिविलेजेस हैं, लायबिलिटी भी लिमिटेड मेंबर्स की, और दूसरा नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड या गारंटी, क्योंकि पब्लिक कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड बाय शेयर हो तो सिर्फ लिमिटेड होता है, और अगर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो गारंटी लिमिटेड होता है। कहता है ये भी नाम के एंड में लफ्ज ऐड नहीं किए जाएंगे। जी क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के वोटिंग राइट्स होते हैं मेंबर्स के? इसका जवाब है यस, हर कंपनी के वोटिंग राइट्स होते हैं। अब अगला सवाल आपका, तो वो वोटिंग राइट्स कैसे एक्सरसाइज करते होंगे, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे आगे चल के। इसमें हर मेंबर का एक ही राइट होता है। लिमिटेड बाय शेयर में वेरिएशन हो सकती है कि जिसके ज़्यादा शेयर उसके ज़्यादा वोटिंग राइट्स, जिसके कम शेयर उसके कम वोटिंग राइट्स, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में तो शेयर्स होते ही नहीं है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि क्या उसमें वोटिंग होती है? बिल्कुल होती। लिमिटेड बाय गारंटी के केस में वोटिंग होती है। कैसे वोट्स होते हैं? हर एक के पास एक वोट, हर मेंबर के पास एक वोट होता है। जी अगर एक पर्सन की गारंटी की अमाउंट ज्यादा दूसरे की कम है, स्टिल हर दोनों का एक ही वोट होगा। ये आगे चल के पढ़ेंगे, इसके ऊपर मजीद ना सोचिए, वापस आ जाए, वरना अभी आपने ये सोचना शुरू कर देना है कि अगर उसका शेयर कैपिटल भी हो और कुछ के पास शेयर कम हो और कुछ के पास शेयर ज्यादा हो, तो ये अभी का टॉपिक नहीं है। इसको अभी पॉलिटिकल अफेयर्स हो सकते हैं, नहीं, पॉलिटिकल अफेयर्स उसने कहीं पे नहीं इसको अलाउ किया, इसका मतलब वो नहीं हो सकते। ये जो उसने मेंशन कर दी है, इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए इजाजत नहीं है, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस तो मिल गया, क्या ये लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है? रिवोक मींस कैंसल। क्या ये लाइसेंस कैंसल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहला सवाल, कैंसिल करेगा कौन? जिसने अलाउ किया है वही कैंसिल करेगा। किन हालात में एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? वो सुना, शरायत, शाबाश। लाइसेंस मिलने की भी शरायत है, लाइसेंस कैंसिल होने की भी शरायत हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है। लाइसेंस लेना है ना तो सारी की सारी शर्तें माननी पड़ेगी। लाइसेंस कैंसिल करना है, एक शर्त भी अगर अप्लाई हो गई, लाइसेंस गया आपका। इसलिए इन शराइत को गौर से सुन लें। एग्जाम में हो सकता है वो इनको चेंज करके आपके सामने रखे और पूछे, बताओ इनमें से किस सिचुएशन में लाइसेंस कैंसिल होगा और किस सिचुएशन में लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। कह रहे कमीशन कैन रिवोक, कमीशन को अंडरलाइन कर लें। कमीशन लाइसेंस रिवोक करेगा, रजिस्ट्रार नहीं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को लाइसेंस दिया भी कमीशन ने था और इसको रिवोक भी कमीशन ही करेगा। सबसे पहली कंडीशन लाइसेंस रिवोक करने की, फेलियर टू कंप्लाई कंडीशन। भैया इन कंडीशन में से किसी की वायलेशन की तो लाइसेंस, ज्यादा सरप्लस आ गया था, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या होगा? लाइसेंस कैंसल। ठीक है, वो किसी इस्राएली कंपनी की तरफ से डोनेशन आई कि भाई इधर जरा हमारी प्रमोशन करो और लोगों में जरा ना पोस्ट वोस्ट लगा के ना सोशल मीडिया पे, उन्हें कोई मसला नहीं, इसमें फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। इस तरह का अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट गैर मुल्की एजेंडा के ऊपर एनजीओ काम कर रही हो तो फिर मुझे बताइए क्या हो? उसका लाइसेंस
कैंसल। पहला उसने कहा भैया जो कंडीशन आपने बोली ना उनमें से एक की भी वायलेशन करेंगे। अच्छा ये बात तो समझ आती है, तो अंडरस्टूड थी, ये तो ना भी लिखता तो अंडरस्टूड थी। अब जो अगली बात है वो सुने। दूसरी बात क्या कि अगर अफेयर्स अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, उसके मामलात पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ चलेगा, ऐसे काम करेगा जिसमें लोगों का फायदा की बजाय नुकसान हो। ठीक है, जैसे हो सकता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो लोगों को कोई ऐसी स्कीम चलाए, लोगों से कहे भाई महीने के अंदर पैसे डबल, और फिर उसके बाद लोगों के पैसे लेके ड्यू डेट में उनको वापस ना करे, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का नुकसान हो रहा होगा ना। तो अगर उसकी एक्टिविटी लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्या होगा? क्या होगा? लाइसेंस कैंसल। हमने कहा अच्छा ये बात में लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं लिखने की जरूरत थी? तो कंडीशन में उसने लिखा तो हुआ इनडायरेक्टली। अच्छा वो नेशनल इंटरेस्ट है, ये पब्लिक इंटरेस्ट है, ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मिलती जुलती बात है। ये बात भी तकरीबन इधर कवर हो रही थी, ऐसा ही है। टिक कर ले। फिर failed to file financial statement annual return for 2 consecutive years for 2, यानी अच्छा यू खुद बताइए, एनजीओ है, अपने पैसे का हिसाब किताब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि जब मुफ्त का माल होता है तो दिल भी बेरहम हो जाता है। तो वो हिसाब किताब, एससीसीपी ने कहा रजिस्ट्रार को हिसाब किताब दो हर साल, पता चले किस किस ने डोनेशन दी, कितने पैसे आए, तुमने कहाँ पे लगाए, पैसे आए तुम्हारे पास कहाँ पे लगाए, ये हिसाब किताब लेना चाहिए कि नहीं इसे लेना चाहिए? तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पूरी अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिसाब किताब करके, और बाज़ जगहों पे जो एससीसीपी एक एडिशनल कंडीशन ऐड करता है वो ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वेरिफिकेशन करेगा, ऑडिट करेगा, उसकी चेकिंग करेगा, ताकि पता चले ये सारे एक्सपेंसेस आपने ठीक बताए हैं। ठीक है, लॉ में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल ये होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर जमा ना करवाए, आपके ख्याल में एक रेड सिग्नल नहीं है ये कि एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट सारा साल पैसे इकट्ठे करती रही है, पता नहीं कहां कहां से कितने पैसे इकट्ठे किए, कहां कहां लगाए, कोई हिसाब ही नहीं दिया। लेकिन 1 साल की गुंजाइश है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है, या क्लासिक एग्जांपल हमारी कोरोना आ गया हो, या कोरोना जैसा कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन सकी, लोड शेडिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, मे भी कुछ भी रीजन। तो इसीलिए लॉ ने एक नहीं 2 कंसेक्टिव ईयर्स के बारे में बोला है कि अगर 2 कंसेक्टिव ईयर्स तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की ना तो क्या करेंगे? लाइसेंस रिवोक कर देंगे। अच्छा अब रिवोक कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। ये हमने आज नहीं पढ़ना, कल पढ़ना है, लेकिन याद रखिए लाइसेंस रिवोक हो जाए क्या हो, मतलब वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा मोटा फर्क होगा। तो लाइसेंस रिवोक क्या कंडीशन? जब 2 कंसेक्टिव फाइनेंस ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल, और एक और डॉक्यूमेंट होती है एनुअल रिटर्न बोलते हैं। एनुअल रिटर्न भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही की तरह समझे। ठीक है, उसमें कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये याद रखिएगा 2 कंसेक्टिव ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न, ये टर्म ज़हन में रखिएगा। केस स्टडी में वो यूज करता है एनुअल रिटर्न फॉर एग्जांपल। तो आप ये ना हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, एनुअल रिटर्न तो था ही नहीं, उधर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नेक्स्ट, एक्टेड अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। एक्टेड अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट क्यों नहीं जरूरत थी? कंडीशन में शामिल है, ये अहम है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये तो बहुत ही अहम है। नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस 3 पब्लिक। अच्छा, क्या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हो सकती है? हो सकती है। प्राइवेट कंपनी के नहीं हो सकती, पब्लिक कंपनी के तौर पे हो सकती है। इसका मतलब है मैं कंपनी के तौर पे, कंपनी भी कौन सी, पब्लिक, कि ये मस्ट है क्या
कि कम से कम उसके कितने मेंबर होने चाहिए? अगर उसके मेंबर्स की तादाद 3 से गिरी तो फिर क्या होगा? लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। 180 डेज का रूल। हाँ, अगली बार मैं यही करने लगा था। जरा देखिए क्या इसमें 180 डेज उसने बताए हुए हैं? इसका मतलब ये हुआ केस स्टडी में ना अक्सर एक केस बनाएगा कि 3 मेंबर्स कहीं जा रहे थे गाड़ी पे, एक्सीडेंट हुआ, एक की डेथ हो गई। अब बताइए बाकी मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो पूरी नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आप कैसे फैसला करेंगे कि आपने 180 डेज वाली बात लिखनी है या रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस वाली? केस समझ आया कि नहीं? ये केस स्टडी में आएगा। केस क्या है? 3 बंदा नहीं मर गया, बंदे तो रोज मरते हैं। हमारी कंपनी के 3 मेंबर थे, उनमें से एक मेंबर मर, और ऐसा मरा कि रिमेनिंग की तादाद मिनिमम से कम हो गई। अब बताइए कैसे? इसमें एक 180 डेज वाली भी बात है जो हमने पढ़ी है 1-2 दिन पहले, और एक ये भी रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस वाली बात भी है। कैसे आप एग्जाम में बैठ के फैसला करेंगे कि 180 डेज वाली बात लिखनी है या रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस वाली? जी मेरा भाई बताएगा। हाँ शाबाश, देखना पड़ेगा कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? नाम से पता चलेगा। शाबाश, क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा। किससे पता चलेगा? नाम से पता चलेगा। वो आपने वो सुना ही होगा, वो नाम में क्या रखा है सुना हुआ ना? वो गलत सुना है। हमारे कंपनी लॉ में नाम से पता चलता है टाइप ऑफ कंपनी क्या है, और केस स्टडी में आपको ये कंक्लूड करना पड़ता है ये टाइप ऑफ कंपनी कौन है। वो नहीं बताता, मर जाएगा नहीं बताएगा ये टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है, अक्सर नहीं बताता, कहता नहीं बताना। नाम बता तो दिया, नाम से पता लगाओ कि ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है, कैंसर रिसर्च एसोसिएट्स नाम बता दिया ना, कैंसर रिसर्च एसोसिएट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके नाम में वर्ड लिमिटेड नहीं आना, और पता होना चाहिए, नाम से अंदाजा लगा लें कि भैया कैंसर नहीं बेचते, कैंसर के ऊपर रिसर्च करते हैं और पेशेंट्स को उसके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते होंगे। भाई नाम से अंदाजा हो जाए, गट फीलिंग भी तो होती है, कोई मजीद भी कुछ इंफॉर्मेशन हो तो नाम से हमें क्या पता चलता है? टाइप ऑफ। आप में ये स्किल होनी चाहिए कंपनी लॉ का पेपर देते हुए कि कंपनी के नाम से टाइप ऑफ कंपनी डिसाइड कर सके। तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस 3 समझ आ गई? नॉर्मल कंपनी है 180 डेज की तरफ जाना है, और अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है तो फिर क्या करना है? हाँ कुछ टाइम देगा बिल्कुल। यहां पे वो टाइम मेंशन नहीं, जहां पे टाइम मेंशन नहीं होता ना तो फिर रीजनेबल टाइम दिया जाता है। ठीक है, वो रीजनेबल टाइम क्या होगा वो लॉयर बताएंगे, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपकी बात ठीक है कि जो मेंबर कम हो गए उनको पूरा करने के लिए एससीसीपी कुछ ना कुछ टाइम देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन जिस जगह पे भी ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है, टाइम नहीं लिखा होता, वहां पे फिर क्या रीजनेबल टाइम समझा जाता है, और रीजनेबल केस टू केस वेरी करता है। वो फिर आपको लॉयर बताता है कि इस सिचुएशन में रीजनेबल टाइम क्या होगा, और अक्सर एक्सटेंशन भी मिल जाती है। जैसे आपको पता है टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या थी? 30 सितंबर, लेकिन वो एक्सटेंशन मिल गई 14 दिन की, 15 दिन की नहीं, 14 दिन की। ये मंडे को लास्ट डेट है। चलिए, तो वो रीजनेबल टाइम लॉ दे देता है, एक्सटेंड कर देता है, उन्हें पता है हाँ ठीक है प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। अगर पता चले एनजीओ है और उसके ऑफिस में इंडिया के जासूस बैठे हैं, ठीक है, और उनको कुछ फंडिंग की गई है,
हाँ राक एजेंट धमाका, भाई ये जब अभी रिसेंटली धमाका याद है कराची वाला, तो वो कुछ ना कुछ एजेंट तो इधर लोग मौजूद होंगे, कहीं ना कहीं तो फंडिंग फाइनेंसिंग होगी। आपके ख्याल में जिन लोगों ने भी फंडिंग की है, जिन लोगों ने धमाका किया या खुदकश जो भी था, वो तो मुजरिम है ही है। असल में ज्यादा बड़े मुजरिम कौन है वाला? फंडिंग करने वाले। तो उनको तो पकड़ के, अगर नेचुरल पर्सन हो उनको तो फांसी लटका देना चाहिए, ऐसा ही। और अगर वो कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हो, ओके शाबाश है, तुम तो कह रहे थे सोसाइटी के फायदे, ये किस सोसाइटी का फायदा हो रहा है? ओके हम लोगों को जन्नत में पहुंचा रहे हैं, जन्नत शहीद कर रहे हैं। उनका वो तो हमारा 28 भी पहुंचा देता है, तुम्हारी क्या जरूरत थी? तो अगर कोई ऐसा काम हुआ टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, तो क्या करना चाहिए? मनी लॉन्ड्रिंग किसको बोलते हैं पता है आपको? क्या? पाकिस्तान से पैसे दुबई, और कौन कौन लेके जाता है ये तो आपको पता ही होगा, और कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, और पकड़ने वाले का क्या हाल होता है ये भी आपको पता होगा। हाँ जी, तो इलीगल एक्टिविटी है मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल एक्टिविटी है। टेररिस्ट फाइनेंस, तो खुद बताइए लाइसेंस रिवोक होना चाहिए कि नहीं? और भी बहुत कुछ होता है इनके साथ, लेकिन जाहिर है कंपनीज एक्ट में हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, बाकी जो उनको सजाएं मिलती हैं वो अलग है। फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है? अकाउंट्स कहते हैं जर्नल लेजर ट्रायल को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। अच्छा, डिटेल रिकॉर्ड कौन सा होता है? अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स को ही ना मेंटेन कर रही हो, यानी कैश अकाउंट ही नहीं बन रहा, डोनेशन आ रही है, रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा, आज के दिन कितनी डोनेशन आई, किधर हर्ष, शाबाश, गड़बड़, यहीं से गड़बड़ शुरू होगी। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने थोड़ा लीनियंट, हल्का हाथ रखा, उसने कहा 2 साल, एक दफा के लिए भी माफी दे देंगे पहले साल, 2 साल तक अगर कंजेक्टिव फाइल है ना कि कंजेक्टिव, फिर सजा मिलेगी। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के केस में, डिटेल रिकॉर्ड के केस में उसने कोई 2 साल की ही सहूलत नहीं दी। उसने कहा अगर आपने डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया ना प्रॉपर अकाउंट्स, तो उसी साल आपको लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। डन जी, ये प्रॉपर अकाउंट्स बात समझ आ गई? ये अकाउंट्स वाली प्रोविजन को आपने ये 2 इयर्स के साथ मिला के पढ़ना है, यानी इकट्ठा पढ़ना है, इंटर रिलेटेड है। ये जर्नल लेजर ट्रायल की बात कर रहा है, जर्नल की समझे, और ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की बात कर रहा है, ये फर्क रखना है आपने। फिर नॉट ऑपरेशनल फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो मतलब क्या हुआ? बैंकिंग सेक्टर में भी ये होता है, 6 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन ना करे, वो अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं कि भैया इधर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। साल तक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, क्या करें? लाइसेंस रिवोक कर दें। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू एक्ट एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रार कमीशन। मैनेजमेंट कहती है जी हमारी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, हम मेमोरेंडम रजिस्टर तो करवा लिया, इसकी बात नहीं मानेंगे, आर्टिकल्स की बात नहीं मानेंगे, रजिस्ट्रार की बात नहीं मानेंगे, कमीशन की बात नहीं मानेंगे, कर लो जो करना है। कमीशन क्या करेगा फिर? कैंसिल कर देगा, कहेगा ठीक है भाई। फिर जस्ट एंड इक्विटेबल, जब किसी भी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को किसी वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल करना हो और कोई भी वैलिड रीजन ना मिले, सारा काम ठीक कर रही है, तो फिर क्या करना है? कमीशन के पास पावर है क्या? कमीशन लिखेगा इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। इंसाफ का तकाजा यही है कि इसको रिवोक कर दिया जाए, तो उसको भी रिवोक कर दिया जाएगा, चाहे उसका कोई भी कसूर ना हो, ठीक है। लेकिन याद रखिए, जब कभी भी ये लाइसेंस रिवोक किया जाएगा किसी भी केस में, अचानक नहीं कर दिया जाएगा, पहले कंपनी को नोटिस दिया जाएगा, फिर उसको एक दिन दिया जाएगा, इधर आके अपना मौकफ वाजे करें, और जब वो मौकफ वाजे कर चुके उसके बाद उसे लाइसेंस रिवोक किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जब भी लाइसेंस रिवोक करना है, पता चले मसला क्या, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो फिर वो नॉर्मली एक्सटेंशन दे देते हैं, फिर लाइसेंस रिवोक नहीं करते। लेकिन अगर जेन्युइन प्रॉब्लम ना हो कोई, फिर क्या करते हैं? लाइसेंस रिवोक
कर देते हैं। अमूमी तौर पे कमीशन की कोशिश यही होती है कि लाइसेंस रिवोक ना हो तो बेहतर है, इसीलिए उनको बुला के उनसे पूछा जाता है भाईजान क्यों नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे। वो कहेंगे सर हमारा CFO था, वो उसकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो CFO कहता है अच्छा चलो 2 महीने और ले लो, 2 महीने के अंदर अंदर फाइल कर देना। लेकिन अगर लगे कि जी वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फिर कमीशन क्या करेगा, लाइसेंस रिवोक कर देगा। कुछ बात समझ आई? क्विक रिवीजन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है, फिर हमने क्या सीखा, एसोसिएशन, 2 चीजें सीखी, 2 चीजें सिर्फ, 2 कंसेप्ट। घर वाले पूछेंगे कंपनी लॉ सीखने गए थे क्या सीखे, आपने कहना 2 चीजें। नंबर 1 एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस लेने के लिए क्या कंडीशन है। नंबर 2 वो किन सर्कमस्टेंसेस में लाइसेंस रिवोक हो जाता है, कंडीशन क्या है। नंबर 1 सोशल पर्पस के लिए बने। नंबर 2 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें। नंबर 2 प्रॉफिट री इन्वेस्ट ऑफ बिजनेस एट। नंबर 4 क्या था, हाँ, नॉट अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट। नंबर 5 मेमोरेंडम और आर्टिकल स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगा। फिर कमीशन एडिशनल कंडीशन भी ऐड कर सकता है। रिवोक होने की कंडीशंस क्या हैं। नंबर 1 वो कंडीशन जो उसने बताई थी वो मीट ना हो रही हो। नंबर 2 अफेयर्स पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। नंबर 3 अच्छा ये अहम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक फाइल ना करे, ये अहम है। फिर लॉ और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, नंबर ऑफ मेंबर 3 साल से कम। और यहां मैंने आपको बता दिया कि 180 डेज कैसे डिसाइड करेंगे। 180 डेज वाली बात लिखनी है कि रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस वाली बात लिखनी है। टाइप ऑफ कंपनी से, और टाइप ऑफ कंपनी नाम से पता चलेगा। ये जब केस स्टडी आएंगी ना आपको अंदाजा लगा लेंगे। डायरेक्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, लाइसेंस रिवोक। फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, 1 साल तक कोई ऑपरेशन नहीं किए और मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स रजिस्ट्रार कमीशन को फॉलो नहीं करेंगे, उनके ऑर्डर्स को। और ये भी अहम चीज जस्ट एंड इक्विटेबल के बाद कि जब कभी लाइसेंस रिवोक करना है किसी भी केस में, पहले नोटिस देना है और हेयरिंग होगी। हेयरिंग से मुराद उसको सुना जाएगा कंपनी क्या कहती है। वैलिड रीजन हुई तो रेवोकेशन की बजाय एक्सटेंशन दे दी जाती है, वरना उधर ही रिवोक करके घर भेज दिया जाता है मेंबर्स को। क्लियर जी? असाइनमेंट दी है छोटी सी, एक ही क्वेश्चन है आज, जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।